हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बेटा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहने वाला है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस और डीएनए के पैकेजिंग के बारे में और टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दो रीजंस की वजह से। एक रीज़न तो बेटा ये 11th के सिलेबस से भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा ये टॉपिक दोबारा रिपीट होगा जब आप 12th क्लास में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वहाँ पे एक चैप्टर है वो पढ़ोगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा फटाफट न्यूक्लियस से। जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो आपको ये बात पता है कि हम लोग एक्चुअल में पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। तो न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये आपको प्लांट सेल में भी मिलेगा और ये आपको एनिमल सेल में भी मिलेगा। ये जो ऊपर वाला डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ न्यूक्लियस, और ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी में बना हुआ है। नीचे वाला डायग्राम जो है ये कार्टून डायग्राम आपको न्यूक्लियस का दिख रहा है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद चीज़ें ज़्यादा अच्छे से कवर हो जाएंगी। बेटा चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, आपको एक बात याद रखनी है कि जो न्यूक्लियस होता है एक्चुअल में वो एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? डबल मेम्ब्रेनस। मतलब इसमें दो मेम्ब्रेन होंगी, एक आउटर और एक इनर, और जगह जगह पर ये मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज हुई होंगी एक दूसरे से। ठीक है, जगह जगह पर आउटर और इनर मेम्ब्रेन क्या है, एक दूसरे से फ्यूज्ड है। और ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन जिस भी जगह पे फ्यूज होगी उस जगह पे एक पोर बन जाएगा। तो मैं तो 2 डायमेंशनली दिखा रहा हूँ, आपको 3 डायमेंशनली इमेजिन करना है कि एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। स्फीयर को जब 2 डायमेंशनली ड्रॉ किया जाता है तो वो एक सर्कल का शेप लेता है, राइट। तो ये जो मैंने आपको बनाया, ये न्यूक्लियर पोर एक 3 डायमेंशनल स्फीयर पे मल्टीपल पोर्स प्रेजेंट होंगे। इन पोर्स को बोला जाता है क्या? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। बेटा इनके बीच का जो स्पेस होता है, मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या बोलेंगे स्पेस को? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसके बाहर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होगा, राइट। न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म को अलग करता है अंदर के फ्लूइड से। अंदर का फ्लूइड का नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से जो अलग करता है वो हो गई इसकी मेम्ब्रेन। दूसरा, न्यूक्लियस से कोई भी चीज़ जैसे कि प्रोटीन या आरएनए अगर बाहर जाने हैं तो वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर जाएंगे, या अंदर आने हैं तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू आएंगे। तो न्यूक्लियर पोर ही वो बेटा क्या है, पॉइंट है जहाँ से न्यूक्लियोप्लास्ट से चीज़ें साइटोप्लाज्म में जाएंगी या साइटोप्लाज्म से चीज़ें न्यूक्लियोप्लाज्म में आएगी। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन तो क्रॉस कर पाना प्रोटीन्स वगैरह के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। इसके अलावा बेटा और क्या प्रेजेंट होता है? और अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटीरियल, जो कि ऑब्वियसली डीएनए होगा। और डीएनए जिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है बेटा अंदर, ठीक है, उस फॉर्म ऑफ डीएनए को बोला जाता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के बारे में हम आज बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए व्हाट इज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इज अ फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, थ्रेड लाइक फॉर्म। तो जब भी आप एक न्यूक्लियस में झांकोगे तो आपको वहां पर डीएनए दिखेगा एक थ्रेड लाइक फॉर्म में, और यहाँ पर आपको बेटा एक डेंसली स्टेन्ड ऑर्गेनल दिखेगी क्रोमैटिन के बीच में ही पड़ी हुई, डेंसली स्टेन्ड ऑर्गेनल। और इस ऑर्गेनल को बोला जाता है, ऑर्गेनल मतलब स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं इसको हम? न्यूक्लियोलस। एक है तो न्यूक्लियोलस, और मल्टीपल भी हो सकते हैं। मल्टीपल होंगे तो न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। न्यूक्लियोलस का काम होता है बेटा, यहीं पे बनता है आरएनए। आरएनए सिंथेसिस। सिंथेसिस, इसका मतलब राइबोसोम बनाने का काम। आरएनए की फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो बेटा पिछला वीडियो लेक्चर या उससे पिछला वीडियो लेक्चर जब मैंने आपको राइबोसोम पढ़ाया था वहाँ पे जाके चेक करना। मैंने बताया था कि राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए का बना होता है, और जिस आरएनए का राइबोसोम बना होता है वो आरएनए है। तो इनडायरेक्टली अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राइबोसोम बने किधर है, तो राइबोसोम बने हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर किधर बने हैं? तो आंसर विल बी न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो आरएनए या राइबोसोम का सिंथेसिस न्यूक्लियोलस पे होता है। इस फ्लूइड का नाम क्या बताया मैंने आपको? न्यूक्लियोप्लाज्म। जेनेटिक मटेरियल का थ्रेड लाइक फॉर्म क्या बताया मैंने? क्रोमैटिन। और ये डेंसली स्टेन्ड बॉडी न्यूक्लियोलस हो गई। बाकी सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कौन? आपका न्यूक्लियस। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जहां पे दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएंगी वहां पे पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, जिस पोर को न्यूक्लियर पोर या न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? इसके अलावा बेटा जब मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था
तब बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें से स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूटी में बनता है किसके, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। बेसिकली न्यूक्लियर एनवलप की, बेसिकली ये जो न्यूक्लियर आपकी मेम्ब्रेन है, इसी की आउटर वाली मेम्ब्रेन कंटिन्यू होके आगे जाके बनाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी कौन से वाला, रफ वाला। इसका मतलब जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर भी राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। तो राइबोसोम न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पे भी चिपके हुए होते हैं, और यही आउटर मेम्ब्रेन आगे जाके क्योंकि ईआर बनाती है, आरईआर, इसलिए वहां पे भी दिखता है। तो फटाफट से देख लो बेटा, पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ देख लो इसका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो इमेज है। तो आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा है जिसमें बीच में फ्लूइड को एनसीईआरटी ने मार्क किया हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस दिख रहा है एकदम डार्कली स्टेन्ड, न्यूक्लियर पोर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर है छोटे छोटे, यहाँ पे भी दिखेगा न्यूक्लियर पोर, देखोगे तो ध्यान से देखना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं। उसके बाद बेटा आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, ठीक है। इसी का कार्टून डायग्राम जानबूझ के उठाया ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको बीच में जो डेंसली स्टेन्ड दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियोलस। उसके बाद बेटा आपको डीएनए दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको मैंने क्रोमैटिन बोला। दो न्यूक्लियस के बीच का स्पेस पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, एंड पॉइंट टू बी नोटेड, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर एक ग्रीन ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट राइबोसोम्स। तो मतलब आउटर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम होते हैं, और ये जो ऑर्गेनल आउटर मेम्ब्रेन से ही कंटिन्यूस होकर बन रही है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इसको हम, रफ। और जगह जगह पे दोनों मेम्ब्रेन्स गायब हैं क्योंकि वो आपस में फ्यूज हुई हुई हैं, इस पार्ट को बोलेंगे क्या हम, न्यूक्लियर पोर। समझ में आ गई मेरी बात। तो बेसिकली न्यूक्लियस का डायग्राम आपसे ऑब्वियसली नीट में किसी तरीके से नहीं पूछा जाएगा, एबीसीडी मार्क करने को आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ तो बात अलग है, अदरवाइज स्कूल के लेवल पे ही आपको ड्रॉ करने को आता है, और वो मैंने बना के दिखा दिया कि आप कैसा बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बेटा न्यूक्लियस के बारे में एनसीईआरटी जो जो लिखती है वो सारी बातें हम देख लेते हैं फटाफट से। डिस्कवरी की बात करें तो बेटा न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने, जिस इन 1831 के अंदर, ठीक है। रॉबर्ट हुक अलग था, ही वॉज द फर्स्ट टाइम, ही वॉज अ साइंटिस्ट ओवर द फर्स्ट टाइम सॉ दी सेल, ठीक है। जिन्होंने सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया वो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया 1831 में। उसके बाद क्रोमैटिन, क्रोमैटिन मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं, और ये क्रोमैटिन की पैकेजिंग कैसे है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, ये हम आगे देखेंगे। इसी क्रोमैटिन को बेटा फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे, फ्लेमिंग ने क्या बोला बेटा, ठीक है, नेम्ड बाय फ्लेमिंग, नाम दिया क्रोमैटिन को, जो नाम दिया, नामकरण किया, वो फ्लेमिंग ने दिया, ठीक है। उसके बाद हाईली एक्सटेंडेड न्यूक्लियो प्रोटीन, तो पॉइंट टू बी नोटेड, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड नहीं है, मतलब सिर्फ डीएनए नहीं है, प्रोटीन भी है। और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड में डीएनए नहीं है, क्रोमैटिन के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के साथ साथ प्रोटीन होंगे, प्रोटीन कौन कौन से होंगे मैं अभी बताऊंगा आपको, और साथ में बेटा आरएनए भी होता है इसमें। तो क्रोमैटिन में तीन चीज़ें दिखती हैं, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर एनवलप की बात कर रहे हैं कि दो पैरेलल मेम्ब्रेन है एक दूसरे पे, और इनके बीच के स्पेस को बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया है कि दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस कितना होता है, तो 10 से 50 नैनोमीटर का होता है, याद रखना है आपको, एनएम मतलब नैनोमीटर। आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आउटर मेम्ब्रेन है वही आगे जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है, वो भी कौन से वाला, आरईआर। उसके बाद राइबोसोम प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कंटेन न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर बनता कैसे है, बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन जहाँ पे फ्यूज हो जाएंगी वहाँ पे न्यूक्लियर पोर बन जाएगा। न्यूक्लियर पोर अलाउ आरएनए एंड प्रोटीन मूव बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बता चुका हूँ कि आरएनए या प्रोटीन में से कुछ भी न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में जाना है, या साइटोप्लाज्म से निकल के न्यूक्लियोप्लाज्म में आना है, तो वो इसी पोर के थ्रू आएगा, ठीक है। बाकी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात करेंगे अगर हम, तो न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस के ही प्लूरल फॉर्म को न्यूक्लियाई बोलते हैं, इसको न्यूक्लियोलस मत समझ लेना, ठीक है। तो न्यूक्लियाई मतलब मल्टीपल। जनरली क्या होगा बेटा, जनरली टिपिकली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, ज़्यादातर केस में आपको यही दिखेगा कि एक सेल में एक न्यूक्लियस, लेकिन कुछ सेल्स के पास मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है, जैसे कि फंगस, ठीक है। फंगस में आप पढ़ोगे बेटा, उस स्टेज को हम बोलते हैं सीनोसिटिक, ठीक है, सीनोसिटिक। ये जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब देखेंगे सीनोसिटिक क्या होता है। सीनोसिटिक बोले तो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज। उसके बाद सम मैच्योर सेल्स लैक न्यूक्लियस, कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जो मैच्योर हो चुके हैं लेकिन उनके पास न्यूक्लियस ही नहीं है, जैसे ह्यूमंस के अंदर एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी, वी आर मैमल्स, तो मैमल्स में जो आरबीसी होते हैं बेटा उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जब आरबीसी बनते हैं तब तो होता है न्यूक्लियस, लेकिन जैसे जैसे आरबीसी मैच्योर होने लगते हैं न्यूक्लियस गायब हो जाता है। ऐसे सेल को ई न्यूक्लिएटेड सेल बोला जाता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट एट मैच्योरिटी,
ठीक है। और न्यूक्लियस एब्सेंट क्यों है कोई भी बोलेगा तो आप कहना क्योंकि न्यूक्लियस की अब उसको जरूरत नहीं है आरबीसी को, उसका काम है गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, और वो गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन चाहिए होता है। तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन आ सके आरबीसी में, आपका न्यूक्लियस ही गायब हो जाता है। इसके अलावा बेटा सीव ट्यूब सेल्स होते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है, वो भी क्या होगा यहाँ पर, ये आपके न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इसके अंदर, याद रखना है आपको, ये दो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। उसके बाद न्यूक्लियोप्लास्ट की बात करें तो न्यूक्लियोप्लास्ट में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। दो मेन चीज़ें प्रेजेंट होती है कहाँ पर, न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। बाकी हम अगर न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियोलस में क्या होगा, न्यूक्लियोलस एक या एक से ज़्यादा स्फेरिकल बॉडी, पॉइंट टू बी नोटेड, ज़रूरी नहीं है कि न्यूक्लियोलस सिर्फ एक हो। आप किसी ऐसे सेल के बारे में इमेजिन करो जिसको प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा करना है, तो खुद सोचो अगर उसको प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा करना है तो क्या उसको राइबोसोम कम चाहिए होंगे कि ज़्यादा चाहिए होंगे, उसको राइबोसोम ज़्यादा चाहिए होंगे। ऐसे केस के अंदर आपको न्यूक्लियोलस भी बहुत सारे दिख सकते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियोलाई कैन बी सीन, न्यूक्लियोलस मल्टीपल दिख सकते हैं, न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस की बात कर रहा हूँ, जो कि मल्टीपल दिख सकते हैं ऐसे सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि उसको राइबोसोम का फॉर्मेशन भी ज़्यादा चाहिए, तो आरएनए, राइबोसोम बनाने वाले आरएनए भी ज़्यादा चाहिए जो न्यूक्लियोलस में बनते हैं, ठीक है। इट इज़ फाउंड विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ही मिलेगा, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, पॉइंट टू बी अंडरलाइंड, पॉइंट टू बी स्टार मार्क्ड, कि न्यूक्लियस के ऊपर तो दो मेम्ब्रेन है, लेकिन न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर एक बॉडी दिखती है, ठीक है, किस चीज़ की बनी है वो मैं बताऊंगा, लेकिन ये जो दिख रहा है न्यूक्लियोलस, एक्चुअल में इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, इन कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियोप्लास्ट, तो न्यूक्लियोप्लास्ट के साथ ही घुला मिला हुआ है, ठीक है। और है क्या न्यूक्लियोलस, इट इज़ द साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए, आरएनए सिंथेसिस। तो आपसे कोई भी पूछेगा राइबोसोम बनते कहाँ हैं, फटाक से टिक कर देना न्यूक्लियोलस पे, ठीक है। लार्ज एंड मोर नंबर ऑफ मोर न्यूमरस इन सेल्स एक्टिवली अंडरगोइंग प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लियोलस में बोल रहा है कि न्यूक्लियोलस बड़े दिखेंगे और बहुत ज़्यादा दिखेंगे नंबर में ऐसे सेल्स में जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ, समझ में आ गई होगी। मैं क्रोमैटिन की बात करूँ तो क्रोमैटिन फिर से न्यूक्लियो प्रोटीन है, यहीं से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। याद रखना है क्रोमैटिन इज़ अ न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब इसमें न्यूक्लिक एसिड होगा और दूसरा इसमें प्रोटीन होता है, ठीक है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये इंटरफेज न्यूक्लियस में दिखता है। इंटरफेज न्यूक्लियस मतलब ऐसा न्यूक्लियस जो डिवीजन तो कर रहा है लेकिन अभी इसका न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा है। तो जब सेल का न्यूक्लियस नॉन डिवाइडिंग स्टेज में हो, न्यूक्लियस नॉन डिवाइडिंग स्टेज में हो, तो नॉन डिवाइडिंग स्टेज वाले न्यूक्लियस को क्या बोला जाएगा, इंटरफेज न्यूक्लियस। तो ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस अभी डिवाइड नहीं कर रहा है, उस न्यूक्लियस के अंदर आपको जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, दो स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दो स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन एक थ्रेड लाइक अपीयरेंस देता है, थ्रेड लाइक, ठीक है, धागे जैसी। और गौर से इमेजिन करोगे तो ये बीड ऑन अ स्ट्रिंग, बीड ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस देता है। क्या मतलब होता है बीड ऑन अ स्ट्रिंग का, भी क्लियर कर दूंगा, फिलहाल के लिए आप इसको लिख लो कि बीड ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस देगा, मतलब बता ही देता हूँ, मतलब इसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, आपको ये थ्रेड स्मूथ नहीं दिखेंगे, ये थ्रेड ऐसे दिखेंगे कि इन थ्रेड्स के ऊपर एक्चुअल में बीड्स प्रेजेंट है, बीट, छोटे 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 दानेदार, दानेदार थ्रेड है बेसिकली, ठीक है, धागे के ऊपर बीड्स प्रेजेंट है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है क्रोमैटिन का, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ क्रोमैटिन, ठीक है। कैसा दिखता है, कहाँ दिखता है, वो सारी चीज़ें हम मैं आपको अब क्लियर करने जा रहा हूँ। अब आपको एकदम मेरे को गौर से सुनना है, क्योंकि ये चीज़ आपको 12th में भी रिपीट होती हुई मिलेगी एज इट इज़, और यहाँ पर भी आपको रिपीट होती मिलेगी, ठीक है। मैं बेटा कहानी शुरू करने वाला हूँ डीएनए से, ठीक है। डीएनए के स्ट्रक्चर वगैरह में नहीं जाऊँगा, वो बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक है, अगला चैप्टर वही उठाने वाला हूँ आपके लिए मैं, ठीक है। लेकिन डीएनए की अगर मैं बात करूँ तो डीएनए एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए क्या है, हमारी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, मटेरियल। अगर मैं ह्यूमन डीएनए की बात करूं तो ह्यूमन डीएनए लगभग हर एक सेल में 2.2 मीटर लंबा होता है, ठीक है। 2.2 मीटर अच्छा खासा डिस्टेंस होता है बेटा, अच्छा खासा, मतलब आप ये लगा लो कि आपकी हाइट लगभग, ये लगा लो आप कितने भी लंबे हो, आपकी हाइट लगभग 1.4 मीटर के आसपास होगी, ठीक है, 1.4 1.5 मीटर के आसपास, मतलब आपकी हाइट से भी लंबा डीएनए का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपके सेल के अंदर पैक है। इतना लंबा डीएनए एक ऐसे सेल के अंदर जिसको आप आंखों से नहीं देख सकते, और ऐसे न्यूक्लियस के अंदर जिसको तो आप सोच के भी नहीं देख सकते आंखों से, उसके अंदर प्रेजेंट है इतना लंबा डीएनए। द क्वेश्चन इज हाउ, सो द आंसर इज पैक्ड, पैकेजिंग।
कि डीएनए पैक होके आया हुआ है वहाँ पे। इसको सिंपलेस्ट वे में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो बेटा आपका जो डीएनए होता है वो एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। होपफुली आपको ये बात पता होगी कि डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये कितना लंबा है आपका, लगभग मैंने लेंथ बता दी 2.2 मीटर। सर ये इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर फिट कैसे आया, पहले तो ये बताओ। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी समझाना चाहूँगा। बेटा 15 अगस्त पे हम लोग पतंग उड़ाते हैं, राइट। इंडिपेंडेंस डे पे पतंग उड़ाते हैं हम लोग, या कुछ बच्चे हो सकते हैं आप में से जिनका शौक हो पतंग उड़ाना। तो पतंग जब उड़ाई जाती है तो जो मांझा है उसको जैसे रखा जाता है ना संभाल के, वैसे ही आपका डीएनए भी रखा जाता है। मैंने मांझे से कंपेयर क्यों किया, क्योंकि बेटा जो मांझा है ना वो भी बहुत लंबा होता है, आसमान में दूर तक जाता है। इसका मतलब मांझा भी क्या है, बहुत लंबा। तो आपको क्या लगता है कि आपके पास जो मांझा है, वो जो थ्रेड है, उसको ऐसे ही थैली में पैक करके रख देते हैं रैंडमली, कॉइल करके किसी भी तरीके से, या मांझे को पैक करने का एक पर्टिकुलर ऑर्डर है कि मांझे के लिए सबसे पहले आप बेटा चरखी लाते हो, जिसको रील भी कहते हैं कुछ लोग, और इसके ऊपर एक पैटर्न वे में आप इस मांझे को लपेटते जाओगे और आप अब इस मांझे को संभाल के रख दोगे कि अगले 15 अगस्त पे इसको निकालेंगे। समझाना क्या चाह रहा हूं, ये समझो कि मांझे को तमीज से पैक करने से दो फायदे हैं। पहला फायदा तो बेटा ये वॉल्यूम कम लेगा, ठीक है, छोटी सी जगह पे आ जाएगा। दूसरा फायदा ये है कि अगले 15 अगस्त पे जब सेम मांझे की जरूरत पड़ेगी तो वो मांझा उलझा हुआ नहीं होगा, मांझा खराब नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। इसी तरीके से बेटा हमारे सेल में भी, यूकैरियोटिक सेल में भी, डीएनए को अगर आप मांझा मान रहे हो क्योंकि ये बहुत लंबा है और सेल बहुत छोटा है, तो आपको छोटे से सेल के छोटे से न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को पैक करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस डीएनए को रैप करना पड़ेगा चरखी पे। तो बेटा मांझे के केस में तो आपके पास चरखी आ गई, ठीक है, मांझे के केस में तो चरखी आ गई। डीएनए के केस में क्या होता है बेटा, डीएनए को रैप किया जाता है प्रोटीन के ऊपर। पॉइंट टू बी नोटेड, डीएनए को रैप किया जाएगा किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर। और जिस प्रोटीन पे डीएनए को पैक किया जाता है उस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। पॉइंट टू बी नोटेड। तो आपके यूकैरियोटिक सेल में डीएनए को पैक करने के लिए जो प्रोटीन का यूज होता है उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन, ठीक है। अब दो बातें मैं आपको डीएनए के बारे में बताना चाहूंगा कि डीएनए बेटा एसिडिक होता है और डीएनए नेगेटिव होता है। याद रखना है आपको, एसिडिक क्यों होता है, नेगेटिव क्यों होता है। बायोमॉलिक्यूल में जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा बेटा कि वो एसिडिक क्यों है और बेसिक आपका नेगेटिव क्यों है। अगर इस डीएनए को जो नेगेटिव है रैप होना है, एक प्रोटीन के ऊपर चिपकना है, तो उस प्रोटीन का पोलैरिटी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तभी तो अट्रैक्शन आ पाएगा ना, क्योंकि डीएनए नेगेटिव तो वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, उसकी एफिनिटी होगी अच्छे से। और साथ में जो हिस्टोन है वो बेसिक होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो हिस्टोन पॉजिटिव होगा और हिस्टोन कैसा होगा बेटा, बेसिक होगा। ये दोनों ही फीचर्स आपको किसके दिखते हैं, हिस्टोन के, क्योंकि डीएनए एसिडिक है और डीएनए नेगेटिव है, तो ये बाइंड ऐसे प्रोटीन पे होता है जिसपे पोलैरिटी और नेचर ऑपोजिट हो, तो अट्रैक्शन आ पाए, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, राइट। तो ऐसा कुछ है। और हिस्टोन कैसा मॉलिक्यूल है इसको समझाने के लिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट अस कंसिडर बेटा, मैंने ये डीएनए मान लिया, ठीक है, ये खोल के दिखाया आपको, लेकिन हम ये लो पावर में देख रहे हैं तो हमको ऐसा सिंगल थ्रेड दिख रहा है, दिस इज डीएनए ओनली। अब ये डीएनए पैक कैसे होता है उसको समझने के लिए आप ये समझो कि ये जो मैंने गोला बनाया, दिस इज हिस्टोन। इस गोले को बोला जाता है बेटा हिस्टोन कोर। हिस्टोन का क्या, कोर बोला जाएगा। और कोर जो है बेटा ये ऑक्टामर होता है। ऑक्टामर मतलब ये छोटी छोटी 8 यूनिट्स को मिला के बना होता है हिस्टोन की। तो हिस्टोन के टोटल 8 यूनिट्स को मिला के ये कोर बना है, जिसको ऑक्टामर बोलते हैं। ऑक्टा मतलब 8। और इसके ऊपर फिर रैप होता है कौन, डीएनए। डीएनए इसके ऊपर रैप है, ठीक है। और इसको स्टेबलाइज करने के लिए एक और हिस्टोन ऊपर से आता है, ये वाला डंडी जैसा हिस्टोन, जो कोर का पार्ट नहीं है, इसको बोलते हैं H1 हिस्टोन। ये स्टेबलाइज करता है। आपको समझ में आ रहा है कि ये जो डीएनए है, हो सकता है इस हिस्टोन से स्लिप कर जाए सर, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हिस्टोन से स्लिप अगर हो गया तो उसको बचाने के लिए, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए H1 हिस्टोन होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक तो हिस्टोन कोर है जिसपे डीएनए रैप होता है, और एक H1 हिस्टोन दिख रहा है। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखता है बेटा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को, न्यूक्लियोसोम। और इसी को बोला जाता है बीड। क्या बोलते हैं इसको, बीड। और होता क्या है, अब डीएनए तो सर और भी लंबा हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक हिस्टोन होते हैं या बहुत सारे हिस्टोन होंगे, बहुत सारे हिस्टोन होंगे जिनके ऊपर आकर
डीएनए रैप है, मल्टीपल टाइम्स रैप है और हर किसी के पास अपना अपना हिस्टोन है। ठीक है, होपफुली आपको ये पैकेजिंग समझ में आ रही है कैसी है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा ना, ये सिर्फ स्ट्रिंग है या ये बीड ऑन अ स्ट्रिंग है? ये जो स्ट्रक्चर है ये है बीड ऑन अ स्ट्रिंग। जब इसको ऑब्जर्व किया जाएगा अच्छे माइक्रोस्कोप में तो आपको ऐसा दिखेगा कि धागे पे बीच बीच में बीड्स प्रेजेंट है। सो इट इज़ अ बीड ऑन अ स्ट्रिंग मॉडल और इसी को बोला जाता है क्या? क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को? क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन। और यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बेटा आगे जाके सिमेट्रिकल शेप्स बनाते हैं, सिमेट्रिकल शेप बनाएंगे। इस सिमेट्रिकल शेप को बोला जाता है क्या? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम बने कैसे हैं अगर आप ये समझना चाह रहे हो तो ऐसे समझो कि क्रोमोसोम में मल्टीपल हिस्टोन्स आपस में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड। और हर एक हिस्टोन के ऊपर, मतलब न्यूक्लियोसोम टाइटली पैक्ड है आप ये बोल सकते हो, और हर एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर क्या पैक होगा बेटा? डीएनए। ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, और ये जो पोर्शन आपको बीच का दिख रहा है इसको कमर बोलते हैं क्रोमोसोम की, विच इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, कमर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज व्हाट? सेंट्रोमियर। और एक्चुअल में यही स्ट्रक्चर आगे जाके क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को खोलोगे तो क्रोमैटिन मिलेगा, क्रोमैटिन को पैक करोगे तो क्रोमोसोम मिलेगा। और क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनने की प्रोसेस, दोबारा सुनना मैंने क्या बोला, क्रोमैटिन से क्या बनने की प्रोसेस? क्रोमोसोम बनने की प्रोसेस कहलाती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन याद रखना है। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर आपने बोला डीएनए वो मॉलिक्यूल है जिसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। बिल्कुल सच बोला। ठीक है, डीएनए के दो फॉर्म्स हैं। पहला फॉर्म हो गया थ्रेड लाइक फॉर्म, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम? बीड ऑन अ स्ट्रिंग मॉडल या क्रोमैटिन। दूसरा हो गया सिमेट्रिकल फॉर्म जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, डीएनए कब क्रोमैटिन की फॉर्म में दिखेगा? इंटरफेज में, मतलब जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा है। तो क्रोमैटिन कब दिखेगा सेल में? ऐसा सेल जो डिवाइड अभी नहीं कर रहा है या जिसका न्यूक्लियस अभी क्या है? नॉन डिवाइडिंग स्टेज में। तो अगर न्यूक्लियस नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है, दोबारा सुनो, नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस है सेल का, तो उसके अंदर अगर आप झांकोगे, जैसे मेरा स्किन का सेल अभी डिवाइड नहीं कर रहा है, आप उसमें से मेरा सेल निकालो और सेल निकाल के उसके अंदर न्यूक्लियस में झांक के देखो। ठीक है, तो आपको पता चलेगा न्यूक्लियस के अंदर झांकने पर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन है। और वो क्यों दिख रहे हैं मेरे ऐसे सेल में जो नॉन डिवाइडिंग है? क्योंकि क्रोमैटिन दिखते ही नॉन डिवाइडिंग सेल में है। लेकिन अगर एक बारी न्यूक्लियस ने डिवाइड करना शुरू कर दिया, मतलब वो सेल डिवीजन का पार्ट बन गया, तो क्रोमोसोम दिखेंगे। और क्रोमोसोम सिर्फ किस में दिखते हैं? आपके डिवाइडिंग न्यूक्लियस में। ऐसा न्यूक्लियस जो डिवाइड कर रहा है उसमें दिखते हैं क्रोमोसोम। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको रीजन में मिल जाएगा बेटा कि क्रोमोसोम डिवाइडिंग स्टेज में क्यों दिखते हैं। सोचो जरा। ठीक है, डिवाइडिंग में ही क्रोमोसोम क्यों बन रहे हैं और क्रोमोसोम बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है सर, ये नहीं समझ में आ रहा है अपने को, तो बताता हूँ। ठीक है, क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम ऐसा स्ट्रक्चर है। तो मुझे एक बात बताओ, जब भी एक सेल डिवाइड होता है, एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनने हैं, तो क्या जेनेटिक मटेरियल भी इक्वल डिवाइड होना चाहिए या एक सेल में ज़्यादा चला जाए दूसरे में कम चला जाए? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि जेनेटिक मटेरियल भी सर इक्वल डिवाइड होना चाहिए। तो इक्वल डिवाइड होने के लिए आपको सिमेट्री चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, सिमेट्रिकल शेप चाहिए ना, कि इस क्रोमोसोम को बिल्कुल बीच में से काट देंगे, एक इधर खिंच जाएगा एक इधर खिंच जाएगा और आधा क्रोमोसोम एक में चला गया एक इधर चला गया, तो जेनेटिक मटेरियल भी इक्वल बढ़ जाएगा। तो जेनेटिक मटेरियल इक्वल बांटने की आपके सेल की स्ट्रैटेजी है कि क्रोमोसोम बनाओ, उस क्रोमोसोम को बांट दो, तो आपके इक्वल इक्वल जेनेटिक मटेरियल जाएंगे, ज़्यादा या कम नहीं जाएंगे। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि बेटा मैंने कोई रैंडम क्ले का टुकड़ा आपको दिया और रैंडम क्ले का टुकड़ा बोला कि इसको तोलना नहीं है बेटा, आपको बिना वेट वे करे, इसको बिना वे करे आधा आपको रखना है और आधा मुझे रखना है, और एक क्ले का टुकड़ा है। तो समझदार बच्चा क्या करेगा, जैसे कि आप क्या करोगे, आप इस क्ले के टुकड़े को पहले तो एक सिमेट्रिकल शेप दोगे, और ये जो सिमेट्रिकल शेप आप दोगे इसको बिल्कुल बीच में से काट दोगे, बोलोगे सर लो आधा आप रखो आधा मैं रखूंगा और अब यह रखूंगी,
और अब ये जो आपने मैंने आपको दिया और खुद को खुद रखा, ये आधा और आधा है पक्का। क्यों? क्योंकि आपने सिमेट्री से काटा इसको। तो आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आपको इक्वली डिवाइड करना है चीज़ों को। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसीलिए आपको अब ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा कि क्यों क्रोमोसोम डिवाइडिंग स्टेज पे ही दिख रहे हैं, क्योंकि क्रोमोसोम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हैं, वो दिखेंगे ही डिवाइडिंग स्टेज पे आपको। ठीक है, क्योंकि आपको सिमेट्री काम करेगी वहां पे इक्वल डिवाइड करने के लिए जेनेटिक मटेरियल को। तो जब भी जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करना है, कब पढ़ना करना पड़ता है डिवाइड? जब सेल डिवाइड कर रहा है या न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। और अगर न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा है तो उस स्टेज में क्रोमैटिन फॉर्म में रहेगा। और क्रोमैटिन फॉर्म में जब रहेगा तो क्रोमैटिन, अब आपके दिमाग में भी आ सकता है कि सर क्रोमोसोम वापस क्रोमैटिन क्यों बन गए? इस प्रोसेस को डीकंडेंसेशन बोला जाता है। बहुत आसान है, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनने की प्रोसेस कंडेंसेशन, तो क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बनने की प्रोसेस डीकंडेंसेशन। बिल्कुल सही। ये क्यों है वापस? सर वापस क्यों जा रहा है? क्योंकि बेटा अब डीएनए को रीड करके प्रोटीन बनाना है। तो मुझे एक बात बताओ, डीएनए कहाँ पर टाइटली पैक्ड है और कहाँ पे डीएनए को इजीली एक्सेस किया जा सकता है? तो क्रोमैटिन की फॉर्म में आप इसको और अच्छे से खोल सकते हो। तो जब डीएनए को रीड करना है, डीएनए से इंफॉर्मेशन निकालनी है, डीएनए से प्रोटीन बनाना है, तो डीएनए के आपको ऐसे डबल हेलिक्स फॉर्म में चाहिए। डीएनए खुला हुआ, किसी चीज से चिपका हुआ नहीं होना चाहिए डीएनए। इसीलिए जब सेल डिवाइड हो जाता है तो क्रोमोसोम की फॉर्म में डीएनए नहीं रह सकता है, क्योंकि उस डीएनए को एक्सप्रेस करना है, उस डीएनए को प्रोटीन बनाना है आपकी बॉडी में। ठीक है, लेकिन अगर ये डीएनए वापस से पैक करना है तो पैक करने की जरूरत पड़ती है कब? डिवाइड होते हुए। तो सिंपल सी, मैं एक लाइन में पूरी बकवास खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी सेल को डिवाइड करना है क्रोमोसोम बनेगा, सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्रोमैटिन में रहेगा वो। तो डीएनए दो फॉर्म्स में मिलता है, दोनों ही पैक्ड फॉर्म है, और इस पैकेजिंग में प्रोटीन्स लगते हैं बेटा। और प्रोटीन्स भी कौन से? हिस्टोन। क्या सर हिस्टोन लगते हैं सिर्फ पैकेजिंग में? आंसर इज नो। और प्रोटीन्स भी होते हैं। बाकी जितने छुटमुट प्रोटीन है जो हिस्टोन नहीं है, उन सबको मिला के बोला जाता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो याद रखना है बेटा, डीएनए की पैकेजिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं? आपके प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं विच आर हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। डीएनए खुद इन्वॉल्व है और आरएनए भी है। ठीक है, याद रखना है। तो क्रोमैटिन में मैंने आपको तीन चीजें पढ़ाई, प्रोटीन, क्रोमैटिन जब ऊपर लिखा था तो प्रोटीन, आरएनए और डीएनए, ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। यहां पर भी वही बता रहा हूं। ठीक है, आपको कंडेंसेशन डीकंडेंसेशन समझ में आया? क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? कंडेंसेशन। क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनने की प्रोसेस कंडेंसेशन। क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बनने की प्रोसेस डीकंडेंसेशन। क्रोमैटिन कब दिखेगा? डिवाइडिंग में, नॉन डिवाइडिंग में? बहुत ही बढ़िया, नॉन डिवाइडिंग में। क्रोमोसोम कब दिखेगा आपको? डिवाइडिंग के अंदर। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम की कमर को क्या बोला जाता है बेटा? सेंट्रोमियर। बाकी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में और भी अच्छी बातें हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन मेरा एक छोटा सा एक क्वेश्चन है आपसे, जिसपे क्वेश्चन जनरली टीचर आपसे पूछ लेते हैं। अगर आपको न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट को स्टेन करना है, डाई लगानी है उसके ऊपर, ठीक है, कलर करना है, तो जो डाई आप यूज करोगे वो एसिडिक डाई यूज करोगे कि बेसिक यूज करोगे? सोच के बोलना। हिंट देता हूं कि ये जो नेचर है डीएनए का, ये काम आएगा स्टेन करने में। डीएनए खुद एसिडिक है और नेगेटिव है, तो बताओ वो कौन सी डाई होगी जो इसके ऊपर चढ़ेगी? तो डाई कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव और बेसिक। तो जनरली बेसिक डाई यूज होती है न्यूक्लियस या न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट को स्टेन करने के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड, बेसिक डाई। बाकी बेटा ये वाला जो डायग्राम है ये 12th में मैं ज्यादा बताता हूं, लेकिन क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो, आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हो मेरी बातों से, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैंने ये क्या डायग्राम बनाया। और ये पढ़ने के बाद तो बिल्कुल देखो बेटा, ये डीएनए का डबल हेलिक्स है। ये डबल हेलिक्स पैक कैसे है वो ऐसे दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये न्यूक्लियोसोम दिखाया, दिस इज 1 न्यूक्लियोसोम, 2 3 4। ये न्यूक्लियोसोम भी आपस में आके पैक हो गए। ठीक है, इन्होंने क्या किया और मोटे स्ट्रक्चर बनाए, और एट द एंड पैक हो होके इन्होंने एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाया जिसको क्या बोलते हैं हम? क्रोमोसोम। अच्छा, क्रोमोसोम की दोनों आर्म्स इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है क्रोमोसोम की एक आर्म छोटी और एक आर्म क्या हो? बड़ी। छोटी आर्म को पी बोलते हैं और बड़ी को क्यू बोलते हैं। कमर को क्या बोला जाता है क्रोमोसोम की? सेंट्रोमियर। और एक और बात जो यहीं पे क्लियर कर देता हूं मैं, कि इस क्रोमोसोम की कमर के ऊपर बेटा एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है काइनेटोकोर। ठीक है, आगे लिखा हुआ भी है तो टेंशन की बात नहीं है। काइनेटोकोर। इसी काइनेटोकोर से आके बेटा वो धागे चिपकेंगे जो मैं पिछली क्लास में आपको बता रहा था। ठीक है, जब मैंने आपको पढ़ाया था क्या,
जब मैंने आपको साइटोस्केलेटन पढ़ाया था कि ये धागों का नाम होता है स्पिंडल फाइबर। इसमें से एक धागा एक साइड खींचेगा इस क्रोमोसोम को, दूसरी साइड धागा दूसरी साइड खींचेगा और ये क्रोमोसोम टूट के अलग हो जाएगा एक दूसरे से। तो आपसे ये पूछा जाता है कि स्पिंडल फाइबर कहाँ से अटैच होते हैं, तो आंसर विल बी काइनेटोकोर। काइनेटोकोर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंट्रोमियर। दोनों में डिफरेंस आना चाहिए बेटा। सेंट्रोमियर कमर है, इस कमर पे जो प्रोटीन चिपका हुआ है वो काइनेटोकोर है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। मेरी कमर और मेरी कमर पे बेल्ट दो अलग चीजें हैं। सिमिलरली क्रोमोसोम की कमर आपका सेंट्रोमियर, और उसके ऊपर जो बेल्ट लगी हुई है, जो प्रोटीन चिपका हुआ है, ठीक है, जिससे आके स्पिंडल फाइबर चिपकेंगे, दैट इज काइनेटोकोर। सो काइनेटोकोर इज अ प्रोटीन, ठीक है, जो कमर पे प्रेजेंट होता है। उस कमर का नाम क्या होता है बेटा, कमर का नाम होता है सेंट्रोमियर, राइट। इसके अलावा बेटा क्रोमोसोम के एंड को टीलोमियर बोला जाता है। ये इतना डिटेल में एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो आपको जाना भी नहीं है, बट इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डीएनए से क्रोमोसोम बनने की प्रोसेस को बहुत ही बढ़िया कंडेंसेशन, और अगर वापस जा रहे हो तो क्या बोलेंगे, डीकंडेंसेशन। तो आपको होपफुली ये बात समझ में आ रही है। ये चीज़ एज इट इज़ रिपीट होगी 12th क्लास में। अब एनसीईआरटी 11th क्लास एनसीईआरटी आपकी क्या क्या लिखती है, उस सब चीज़ को कंपाइल करके मैंने यहाँ पे रख दिया आपके लिए, फटाक से रीड कर लेते हैं। देखो बेटा, इंटरफेस न्यूक्लियस मतलब ऐसा न्यूक्लियस जो नॉन डिवाइडिंग है। न्यूक्लियस नॉन डिवाइडिंग, डिवाइडिंग है। उस स्टेज में आपको बेटा लूज नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर दिखेंगे, जिसको क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन बिकम स्ट्रक्चर इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जब भी सेल डिवीजन होनी होगी सिर्फ तभी क्या बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा, ठीक है। और किससे बनेगा, क्रोमैटिन से ही बनेगा। प्रोसेस का नाम भी बता दिया मैंने, यहाँ लिखा नहीं है, कंडेंसेशन बोलते हैं प्रोसेस को। कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमैटिन क्या होंगे बेटा, डीएनए, हिस्टोन, कैसे होते हैं हिस्टोन, बेसिक, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और आरएनए, ये सब कंपोनेंट्स है, याद कर लेना। ह्यूमन डीएनए की लेंथ कितनी होती है, 2 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। मैंने 2.2 मीटर बताई, इन्होंने अप्रॉक्स लिख के 2 लिख दिया एनसीईआरटी में, तो सेम बात है, आप याद कर लेना। मीटर्स ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 46 क्रोमोसोम। ऑब्वियस ही बात है, ये पूरा का पूरा जो 2.2 मीटर डीएनए है, हर एक सेल में 2 मीटर अप्रॉक्सीमेटली डीएनए है। ये कितने क्रोमोसोम बनाता है टोटल, अगर पूरा पैक हो जाए तो 23 पेयर या फिर 46 क्रोमोसोम, सेम बात होती है, ठीक है। उसके बाद बेटा क्रोमोसोम की विजिबिलिटी की बात करेंगे तो क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। स्टार मार्क कर लेना इस पॉइंट को, जब सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तो ये टॉपिक फिर से काम आएगा आपके, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना इसको। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटा, तो हर एक क्रोमोसोम, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ। जैसे कि ये टिपिकल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। हर एक क्रोमोसोम में बेटा एक कमर होती है, इस कमर को कंस्ट्रिक्शन बोला जाता है। कंस्ट्रिक्शन है ना, जैसे किसी ने बांध दिया हो, ठीक है, दो आर्म्स को। ये जो दो आर्म्स दिख रही हैं क्रोमोसोम की, दीज आर कॉल्ड एज क्रोमैटिड। क्या बोला जाता है, क्रोमैटिड। तो यहाँ पे आपको कितने क्रोमैटिड दिख रहे हैं, 2, ठीक है। और इनकी ये कमर दिख रही है जहाँ पे दोनों क्रोमैटिड आपस में क्या हुए हैं, पैक, राइट। तो वो क्रोमैटिड जो सेम कमर से चिपके हों, इनको बोला जाएगा सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोला जाएगा इन क्रोमैटिड को, सिस्टर। वाई सिस्टर, क्योंकि सेम कमर है। और कमर को प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोला जाता है। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। और ये जो कमर है वही सेंट्रोमियर है। तो आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को क्या बोला जाएगा, तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि सबसे पहली कंस्ट्रिक्शन है, सारे क्रोमोसोम्स में दिखती है, तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ही सेंट्रोमियर है, ठीक है। तो कमर को ही प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं और उसी को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रोमियर। कुछ क्रोमोसोम में क्या होता है बेटा, एक और कंस्ट्रिक्शन दिखेगी यहां पर है, जिसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। क्यों बोल रहे हैं सेकेंडरी, क्योंकि ये प्राइमरी के अलावा है। प्राइमरी तो कमर हो गई, सेंट्रोमियर हो गया, राइट। इसके अलावा अगर एक और कंस्ट्रिक्शन दिख रही है क्रोमोसोम पे तो उसको सेकेंडरी बोलेंगे। इस कंस्ट्रिक्शन के बाद जितना भी पोर्शन होता है छोटा सा क्रोमोसोम का, उसको सैटेलाइट क्रोमोसोम बोला जाता है, या सैटेलाइट पोर्शन बोला जाएगा। याद रखना है आपको, क्या बोलेंगे इस पोर्शन को हम, सैटेलाइट। क्या सैटेलाइट सारे क्रोमोसोम पे होता है, आंसर इज नो। कुछ के पास, जिनके पास सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होगी उन्हीं के पास सैटेलाइट होगा, याद रखना है आपको। दूसरा बेटा, यही सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो है, इन्हीं को बोला जाता है क्या, NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, ठीक है। मतलब यही मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में बिल्कुल मेंशन नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, बट कहीं कहीं हो सकता है NOR लिखा दिख जाए आपको, या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर लिखा दिख जाए किसी ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर ऐसी तो कोई चीज पड़ी नहीं। तो NOR मतलब ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, यही ऑर्गेनाइज होकर बेटा न्यूक्लियोलस का सिंथेसिस करेगी। और न्यूक्लियोलस किस चीज का सिंथेसिस करते हैं, राइबोसोम का, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन आपको याद रखनी है। सब क्रोमोसोम में होगी क्या, आंसर इज नो, कुछ में। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अब पढ़ लेते हैं फिर से।
ईच क्रोमोजोम हैज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, हर एक क्रोमोजोम के पास, पॉइंट टू बी नोटेड, ईच, हर एक क्रोमोजोम के पास होगा ही होगा प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, जिसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रोमियर आर डिश शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड एज काइनेटोकोर। अच्छा, सेंट्रोमियर पे दोनों पे डिश शेप का प्रोटीन या स्ट्रक्चर लगा हुआ है, जिसको क्या बोला जाएगा, काइनेटोकोर। ये दोनों ही एनसीईआरटी का डायग्राम है, काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट के लिए, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। सेल डिवीजन में इसका रोल ज्यादा आएगा। सेंट्रोमियर होल्ड्स टू क्रोमैटिड ऑफ द क्रोमोसोम, तो सेंट्रोमियर वो कमर है जहां पे दो क्रोमैटिड आपस में बेटा चिपके होते हैं, उसको बोलेंगे हम क्या, सेंट्रोमियर, ठीक है। बाकी इसको एज इट इज नोट कर लो, एनसीईआरटी की एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। अब आपका आता है बेटा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर की पोजीशन, कि कमर कहाँ पे है। अब देखो बहुत ही आसान टॉपिक है, बस मुझे सुनना है 2 मिनट के लिए, टॉपिक उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। देखो बेटा, कमर अगर बिल्कुल बीच में है, दोनों आर्म्स की लेंथ लगभग इक्वल आए और कमर क्या है, बिल्कुल बीच में, ऐसे क्रोमोसोम को बोलेंगे मेटासेंट्रिक। एम फॉर मिडल, दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, एम फॉर मिडल, एम फॉर मेटासेंट्रिक, ऐसे याद रखना कि अगर कमर बीच में है, मिडल में है, तो बोलेंगे क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक। इसके जस्ट एक्सट्रीम पे चलो, अगर बिल्कुल कमर, ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर होगा ही होगा, सेंट्रोमियर बिल्कुल कोने पे है कि एक आर्म खत्म ही हो गई है, गायब, दिख ही नहीं रही है, तो इसको बोलेंगे हम टर्मिनल पे है, एंड पे है आपका क्या, सेंट्रोमियर, तो टीलोसेंट्रिक, टी फॉर टीलो, टी फॉर टर्मिनल, टर्मिनल या फिर एंड पे। तो अगर सेंट्रोमियर एंड पे है तो टीलोसेंट्रिक, मिडल में है तो एम फॉर मेटासेंट्रिक, मिडल से हल्का सा हिलाया तो एक आर्म छोटी हो गई और एक आर्म बड़ी हो गई, दिस इज सब मेटासेंट्रिक। मिडल से हल्का सा हिला हुआ तो सब मेटासेंट्रिक, ठीक है, टुवर्ड्स एक एंड की तरफ ज्यादा पास है। और एक्रोसेंट्रिक मतलब जिसमें एक आर्म और भी छोटी हो गई और एक आर्म बहुत बड़ी हो गई, दिस इज एक्रोसेंट्रिक। तो 4 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन की सेंट्रोमियर कहां पे है। एम फॉर मिडल पे है तो एम फॉर मेटासेंट्रिक, टर्मिनल पे है सेंट्रोमियर तो क्या बोलेंगे उसको हम, टीलोसेंट्रिक, मिडल से हल्का सा हिला हुआ है, टर्मिनल की तरफ चला गया हल्का सा, तो सब मेटासेंट्रिक, और हिल गया तो एक्रोसेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ठीक है। इसको एज इट इज आपको याद करना है बेटा, ठीक है, एज इट इज। चलो देखो अब बेटा, इसके अंदर बेटा नेक्स्ट है आपका क्या, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक की डेफिनेशन। सेंट्रोमियर इन द मिडल, जिसकी वजह से दोनों आर्म्स जो हैं क्रोमोसोम की वो इक्वल हो जाएंगी, तो क्या बोलेंगे हम, मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, मिडल से हल्का सा हिला दिया, एक आर्म थोड़ी सी छोटी हो जाएगी और एक आर्म हल्की सी बड़ी हो जाएगी, वन शॉर्ट आर्म एंड वन लॉन्ग आर्म। एक्रोसेंट्रिक क्लोज टू एंड, एंड पे नहीं, क्लोज टू एंड, तो एक आर्म एक्सट्रीमली छोटी हो जाएगी और एक आर्म एक्सट्रीमली लॉन्ग हो जाएगी। दूसरा टीलोसेंट्रिक मतलब टर्मिनल, तो क्लोज टू एंड वाला एक्रोसेंट्रिक है और एंड या टर्मिनल वाला टीलोसेंट्रिक है, मिडल वाला मेटासेंट्रिक है और मिडल से हल्का सा स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल सब मेटासेंट्रिक है। तो 4 टाइप के क्रोमोसोम है, फ्री के नंबर देके जाता है टॉपिक, तो इसको पढ़ लेना एज इट इज, ठीक है जी। चलो बेटा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, एनसीईआरटी सिर्फ ये 2 लाइनें लिखती है, ये पॉइंट्स मैंने अपनी तरफ से ऐड करवाए हैं क्योंकि प्लांट फिजियो में इनमें से कुछ चीज़ों की जरूरत आपको पड़ेगी, नामों की जरूरत पड़ेगी, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर सेल में तो ये नाम आपने बताए नहीं, इसलिए। तो बेटा ये लास्ट ऑर्गेनल है, ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है, इस पूरे चैप्टर की, तो इसको फटाफट सुन लो। माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडीज बेटा ऐसी ऑर्गेनल है, ठीक है, जो इनको आप वेसिकल बोल सकते हो। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, जैसे लाइजोसोम था जिसमें एंजाइम स्टोर था, तो लाइजोसोम भी एक टाइप का माइक्रो बॉडी कह सकते हो। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है बेटा, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और अंदर एंजाइम स्टोर है, तो ऐसी ऑर्गेनल को हम बोलेंगे माइक्रो बॉडी। क्या माइक्रो बॉडी के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, आंसर इज यस। तो मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल, बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल दिखते हैं जिनको बोलते हैं माइक्रो बॉडी, जिनके अंदर क्या होगा, दे कंटेन वेरियस एंजाइम एंड दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। ये प्लांट में भी दिखती है माइक्रो बॉडी और एनिमल में भी दिखेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और माइक्रो बॉडी, ऐसा एक और नाम आपने इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया में पढ़ा था। वो फर्क क्या था, वो स्टोर्ड फूड मटेरियल वगैरह स्टोर करता था और उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती थी। माइक्रो बॉडी सिर्फ यूकैरियोट्स में होती है, इस पे मेम्ब्रेन होती है और ये वेसिकल है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एंजाइम स्टोर है। इसके मैं आपको 2 एग्जांपल पढ़ाने वाला हूं, एक तो हो गया बेटा पेरोक्सिसोम और दूसरा ग्लाइऑक्सिसोम। पेरोक्सिसोम को यूरिकोसोम भी बोलते हैं, बाकी आप पेरोक्सिसोम ही याद रखो, यही फेमस है। एनिमल में भी प्रेजेंट होता है और प्लांट में भी प्रेजेंट होता है।
और इसका नाम पेरोक्सिसोम क्यों पड़ा, ये बात समझो बेटा। ये एक वेसिकल है जिसमें एक एंजाइम स्टोर है, जिस एंजाइम का नाम है बेटा पेरोक्सीडेज। क्या नाम है एंजाइम का? पर ऑक्सीडेज। पर ऑक्सीडेज। पर ऑक्सीडेज क्या करता है बेटा? ये H2O2 नाम के एक कंपाउंड को, पॉइजनस कंपाउंड को तोड़ता है। ठीक है, जैसे मैं अगर एनिमल सेल की बात करूं, अभी इनफैक्ट आपकी बॉडी की भी बात करूं, तो बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बन जाता है रिएक्शन में, लेकिन H2O2 पॉइजनस है नेचर के अंदर। तो अगर ये ज़्यादा कलेक्ट हो गया तो सेल की डेथ हो सकती है, पॉइजनिंग हो सकती है। इसलिए जैसे ही H2O2 बनता है, इसको तुरंत क्या करना पड़ता है? इसको नॉन टॉक्सिक चीज़ों में कन्वर्ट करना है। इस जगह पे काम आता है एक एंजाइम जिसका नाम है पेरोक्सीडेज। नाम का मतलब ही है इसका कि पेरोक्साइड को तोड़ने वाला। पेरोक्सीडेज, जैसे प्रोटीएज किसको तोड़ता है? प्रोटीन को। लाइपेज किसको तोड़ता है? लिपिड को। तो एज लग जाए तो तोड़ने वाले प्रोटीन, राइट। सिमिलरली पेरोक्सीडेज किसको तोड़ेगा? पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, और ये तोड़ के इसको कन्वर्ट कर देगा नॉन पॉइजनस चीज़ों में, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और किस में? वाटर में। तो ऑक्सीजन भी नॉन टॉक्सिक है और वाटर भी नॉन टॉक्सिक है। तो आपको बचा लिया इसने। यही वो लिख रहा है कि ब्रेक डाउन ऑफ H2O2 इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। तो वाटर ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन का काम करता है पेरोक्सिसोम एनिमल सेल के अंदर। ये वाला फीचर किस सेल में करता है? ये एनिमल। प्लांट सेल में क्या काम करता है बेटा? जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि प्लांट लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन जैसी हरकत करता है। मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगेगा और ऑक्सीजन लेने लगेगा। इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम फोटोसिंथेसिस में। अभी फिलहाल के लिए याद रखो कि प्लांट में पेरोक्सिसोम फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में, मतलब फैटी एसिड से एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। ये दो काम है इसके। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, मैं इसीलिए हल्का सा छोटा सा क्रॉस लगा दूं ताकि आप इस चीज़ का प्रेशर ना लो कि सर ये नहीं पढ़ना है। मैं पहले ही बता देता हूँ वो सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मेरे पढ़ाने का कोई ना कोई वजह होता है। अगर मैंने कोई भी ऐसा टॉपिक उठाया जो यहाँ पर एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, तो वो पक्का आगे आने वाले चैप्टर में किसी में आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे भी पढ़ा देता हूँ, वहाँ भी समझाऊंगा ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे पढ़ा दिया तो आपको ऐसा लगेगा, वहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा चीज़ें पढ़ के कि हाँ यार हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम बेटा ऑयल शीट्स में, यीस्ट में और गार्ड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और इनका नाम ग्लाइऑक्सिसोम रखा गया क्योंकि इनमें ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है। ग्लाइऑक्सिलेट ऐसी साइकिल है जो फैट्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने में मदद करती है। ये साइकिल आप नहीं पढ़ने वाले हो अपनी, ना ही 11th में ना ही 12th में, सिलेबस में नहीं है। हायर लेवल पे तुम जब MBBS कर रहे होगे, भगवान करे बहुत जल्दी पढ़ो तुम MBBS जाकर, तुम जब भी MBBS करोगे तो वहाँ पर जाकर बेटा एक सब्जेक्ट आएगा जिसको बोलेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ोगे ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। उसमें आपको याद आएगा ये टॉपिक कि ग्लाइऑक्सिसोम नाम की चीज़ पढ़ी थी, वहाँ पे मुझे याद करना कि ग्लाइऑक्सिसोम पढ़ाया था। ग्लाइऑक्सिसोम को बहुत डिटेल में पढ़ा जा सकता है, पेरोक्सिसोम को भी, बट इनके फीचर्स लिखे और आगे बढ़े। ठीक है, तो बेटा ये लास्ट ऑर्गेनल थी इस चैप्टर की। इसी के साथ चैप्टर एकदम समाप्त हो चुका है। अपनी प्रथा को कंटिन्यू करते हुए ये नंबर ऑफ MCQs जो मैंने आपके लिए चुने हैं, इनको फटाफट से सॉल्व कर लो मेरे साथ। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियर एनवेलप इज डेरिवेटिव ऑफ। न्यूक्लियर एनवेलप डेरिवेटिव किसका है? मतलब न्यूक्लियर एनवेलप आगे जाके क्या बनाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस की मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूब्यूल्स या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था कि न्यूक्लियर आउटर एनवेलप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन। डीएनए इनमें से किस में प्रेजेंट नहीं होता बेटा? क्लोरोप्लास्ट में होता है अपना सेट ऑफ डीएनए, राइबोसोम में नहीं होता है, न्यूक्लियस में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। तो राइबोसोम आंसर हो गया। ठीक है, राइबोसोम पे तो मेम्ब्रेन में नहीं होती है, राइबोसोम तो खुद न्यूक्लियोलस में बन रहा है। ठीक है, बाकी क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है और न्यूक्लियस के पास होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लैक्स द यूनिट मेम्ब्रेन? इनमें से किसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है? न्यूक्लियस पे तो होती है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। माइटोकॉन्ड्रिया डबल दोनों पे डबल डबल होती है। राइबोसोम के पास नहीं होती है, न्यूक्लियोलस पे नहीं होती है, टिक करो आगे बढ़ो। लेकिन फिर भी गोल्जी पे होती है और लाइसोसोम पे भी होती है, दोनों पे होती है। पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच ज्वाइंस विद द स्पिंडल फाइबर, कौन सा पार्ट है जो ज्वाइन करता है? क्रोमैटिड नहीं, क्रोमैटिड तो आम को बोलते हैं। ठीक है, हर एक जो पार्ट हो गया, दिस इज 1 क्रोमैटिड 2 क्रोमैटिड, तो क्रोमैटिड तो उसको बोलेंगे, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्रोमोनिमा, क्रोमोनिमा थ्रेड्स को बोलते हैं बेटा, तो क्रोमोनिमा भी नहीं हो सकता। थ्रेड ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम्स, आपका क्रोमैटिन। उसके बाद क्रोमोमियर या सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर पे टिक करो आगे बढ़ो। कमर, कमर से आगे चिपकेगा। ठीक है, वहाँ पे काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है, इसीलिए कमर से आगे स्पिंडल फाइबर चिपकते हैं, वो धागे जो ऑपोजिट पोल पे खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद क्रोमोसोम विद अ सेंट्रोमियर एट वन एंड, तो देखो एंड पे आ गया, तो एट वन एंड का मतलब क्या हो गया? टीलोसेंट्रिक, टर्मिनल वाला, राइट। उसके बाद पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन किसको बोलते हैं? सेंट्रोमियर को। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद वाले क्रोमोसोम को सैटेलाइट बोलते हैं।
समझ में आ गई मेरी बात। इन ह्यूमन 2.2 मीटर लॉन्ग थ्रेड लाइक डीएनए डिस्ट्रीब्यूट इन, ये 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए क्या डिस्ट्रीब्यूट, एक क्रोमोसोम बनाएगा, 23 क्रोमोसोम बनाएगा, एक्स क्रोमोसोम बनाएगा कि 46, तो 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम बनाता है, मैंने बताया था। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, क्रोमोसोम किन चीज़ के बने हैं, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, पहला ही आंसर। बट डीएनए हिस्टोन, बाकी चीज़ें नहीं लिखी है, नॉन हिस्टोन वगैरह, डीएनए आरएनए हिस्टोन फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है भाई। उसके बाद बेटा काइनेटोकोर इज प्रेजेंट इन, काइनेटोकोर किस चीज़ में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, स्फेरोसोम नहीं, और क्या हो गया आपका, क्रोमोसोम, बिल्कुल। तो काइनेटोकोर तो क्रोमोसोम की कमर पे होता है, तो ये तो क्वेश्चन ही आ गया। बाकी बेटा मैंने ये 2 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आपने टॉपिक पढ़ लिया अगर आप आंसर करते हो। लगभग मैं हर एक वीडियो लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ टास्क देता हूँ, छोटा वगैरह, छोटा मोटा, कभी ज़्यादा एमसीक्यूज़ कभी कम एमसीक्यूज़, लेकिन एमसीक्यूज़ या छोटा मोटा कोशिश करता हूँ कि आपको टास्क देता रहूँ, ठीक है, ताकि मुझे ये बात रहे, ताकि आप चेक में रहो, आप मेरी निगरानी में रहो कि आप एक्चुअल में हाँ चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हो और आप पढ़ रहे हो, ठीक है। बाकी बेटा जैसे हमने पिछले लेक्चर सारे खत्म कर दिए, पिछले चैप्टर्स हमने अब तक जो खत्म किए, पूरा पिछला यूनिट खत्म किया है बहुत अच्छे से। ये वाला यूनिट का पहला चैप्टर हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक एक ऑर्गेनल कर ली है। एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम मैंने अपनी क्लास में डिस्कस किया है लेक्चर के अंदर, एनसीईआरटी की एक एक लाइन कंप्लीट हो गई है, आप पेंसिल लेकर रीड करना, आपको फील आएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। और मुझे ये बात उम्मीद है कि आप में से जिस भी बच्चे ने ये पूरा वीडियो लेक्चर्स का सीक्वेंस फॉलो किया है, इस चैप्टर में उसका एक भी नंबर नहीं कटेगा, एक छोड़ो पेपर में आधा नंबर भी नहीं कटेगा, चाह के भी नहीं कटवा पाओगे नंबर, अगर आपने तमीज़ से पूरा वीडियो लेक्चर फॉलो किया है तो, ठीक है, मेरी पूरी सीरीज फॉलो करी है तो, ठीक है। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बेटा चैप्टर खत्म हो चुका है। इन वीडियो लेक्चर्स को बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो कि आपको ये मेरे वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आप स्प्रेड करोगे वर्ड्स को, तभी लोगों को क्वालिटी का पता चलेगा, ठीक है। यूट्यूब डायरेक्टली किसी छोटे क्रिएटर का या फिर एक ऐसे टीचर का जो कि अभी अभी यूट्यूब पे आया, वो एकदम से प्रमोट नहीं करेगा वीडियो लेक्चर्स को, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये वीडियो लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की और मदद हो पाए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। बाकी बेटा अगला जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो मोस्ट प्रॉब्ली बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट करने वाले हैं, और इस वाले वीडियो लेक्चर के आपने नोट्स बना लिए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। अगली क्लास तक बेटा आप लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।